अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरीम दिलदार। और आज की जो वीडियो सेकंड पार्ट है इसका, जिसमें हमने पहले रिमेनिंग वाले पोर्शन में हमने जो है वो 7 जो चैप्टर्स थे हमारे वो हमने कवर कर लिए थे। अब जो है वो जो 7 हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनका हम ओवरव्यू लेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 फंजा है, जिसमें आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से याद करने हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या। उसके बाद बॉडी ऑफ फंगस होती क्या, इसमें क्या है, न्यूट्रिशन आपको थोड़ा जनरल आइडिया होना चाहिए कि न्यूट्रिशन इनकी कौन सी होती है, मतलब अगर डिकम्पोजर्स होते हैं तो कौन से फंजा होते हैं, एब्जॉर्प्टिव कौन से होते हैं, ये बातें आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, लीचेंस और मैक्रोज है, ये आपको आनी चाहिए कि कौन से इनमें फंजाई होते हैं और एक्चुअल में इनका मतलब है क्या, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद इसमें जो स्पीशीज़ बताई गई हैं दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना देते नहीं है। उसके बाद जो इसमें प्रोडक्शन आ जाती है, तो आपको मेथड्स पता होने चाहिए कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में इसकी 4-5 सी टाइप कौन सी, जिसमें आपको स्पोर्स कोरेंड या फिर फ्रेगमेंटेशन बडिंग, ये आपको पता होना चाहिए कि होते क्या हैं और ये हैं क्या। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें पहले कौन सा स्टेप होता है फिर क्या होता है, ये दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। बस आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में कौन से इसके टाइप्स हैं और उनमें होता क्या है। सेक्सुअल प्रोडक्शन में भी आपको उसके टाइप्स भी पता होने चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में, जिसमें आपको इसकी डिविजन्स पता होनी चाहिए कि 4 कौन से क्लासेस हैं। इसमें से बड़ा वाला क्लास कौन सा है जिसमें ज़्यादा स्पीशीज़ आती है, छोटा वाला कौन सा है जिसमें कम स्पीशीज़ आती हैं। और इनमें क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके हाइलाइटेड वर्ड्स के रिलेटेड आप इनकी डेफिनेशन जो पॉइंट्स हैं वो आपने पढ़नी है। उसके बाद इनकी जो इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाती है कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और इनकी जो प्रोडक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपके इनके प्रोडक्शन के बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि इनकी सेक्सुअल होती है और किस टाइप की होती है। इनमें डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनता है कि हिप्लॉयड में कितने क्रोमोसोम्स होंगी, इनके डिप्लॉयड में कितने क्रोमोसोम्स होंगी, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे स्कोमाइकोटा है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ज़ाइगोमाइकोटा के एग्जांपल्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं कि जैसे कप शिफ्ट कौन से होते हैं, क्लब शिफ्ट कौन से होते हैं, ये आना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे कुछ थोड़े से टर्म्स होते हैं जो हाईलाइटेड हैं, जैसे कि ट्राइकोगाइन क्या है, और ऐसे ही ओपोथीशियम क्या होता है, न्यूरोस्पोरा, क्लिस्टोथीशियम क्या होते हैं, ये आपको टर्म्स आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिगर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी पेरीथीशियम एपोथीशियम की फिगर्स हैं ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद यीस्ट है, यीस्ट का आपको थोड़ा जनरल आइडिया होना चाहिए कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर उसकी प्रोडक्शन किस तरीके से होती है और ये किस क्लास से फंजाई किस क्लास से रिलेटेड है। और इसमें कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जैसे कैंडिडिया क्या होता है, ये इन्फेक्शन वगैरह होता है, ये कुछ डिजीज़ के हवाले से हैं, ये भी आप इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिएगा। बाकी जो इनकी फिगर बनी हुई है, जैसे बेसिडोमाइकोटा है, एसिडोमाइकोटा, इनकी लाइफ साइकिल की पूरी फिगर बनी हुई है, तो ये आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक एक स्टेप आप इनका याद करें। बस जितनी मैंने बताया आपको उतना इंपॉर्टेंटली याद कर लेना कि इनका शेप कौन सा है। और स्पीशीज़ के आपको थोड़ा जनरल आइडिया होना चाहिए कि ज़्यादा स्पीशीज़ किस में हैं और कम स्पीशीज़ किस में हैं। और इनके एग्जाम्पल्स, इनसे रिलेटेड जो डिजीज़ बताई गई हैं वो इनकी जो है वो आपको प्रोडक्शन का मोड आपको पता नहीं चाहिए कि कौन सा है, सेक्सुअल है, हेप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम्स आते हैं, डिप्लॉइड में कितने आते हैं, और हाईलाइटेड जो टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उसमें जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो एग्जांपल्स दिए गए फंजाई के, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी के लिए कौन सा फंजाई यूज़ होता है, मेडिसिन के लिए कौन से यूज़ होते हैं, तो ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत से काफ़ी दफ़ा MCQs आ चुका है। और लास्ट में जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं उनमें बहुत सारी डिजीज़ बताई गई हैं, जैसे एस्पेरग्लोसिस क्या है और हिस्टोप्लाज्मोलाइसिस क्या है, ये आपको बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। उसके बाद की पॉइंट्स और एक्सरसाइज अपने दोनों कर लेनी है। चैप्टर नंबर 9 जो है प्लांटी है, प्लांटी में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स इनके डिफरेंस पता होने चाहिए, इनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, इनके जो क्लासेस हैं उनको उनके दूसरे नेम्स क्या हैं ये आपको आना चाहिए। और क्लासेस में आपको चाहे वो क्लासेस ट्रैक्योफाइट्स के हों या ब्रायोफाइट्स में हों, उनमें कॉमन चीज़ें कौन सी याद करने वाली हैं, उनके एग्जाम्पल्स और उनके दूसरे नाम की, जैसे हेपेटिशी को दूसरा क्या बोलते हैं, लिवरवॉर्ट्स बोलते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं कि उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, ये वाला। और इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, ये वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो है वो लाइफ साइकिल है, जैसे यहाँ पे मोसिस की बताई गई है, तो इनमें थोड़े से हाईलाइटेड वर्ड्स कि जैसे मैंने लाइफ साइकिल की आपको बात बताई कि इसमें आपको सिर्फ यही याद करना है कि हिप्लॉइड कितने होते हैं, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, सेक्सुअल ये वाली इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद ट्रैकियोफाइट्स की भी आपको सब डिविजन्स पता होने चाहिए और उनके दूसरे नाम क्या होते हैं, ये वाली बातें, और इनके एग्जाम्पल्स कौन से आ जाते हैं। इसमें एक इजाफी बात जो है वो याद करने वाली ये होती है कि इसमें आप जो इनके ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि रूट्स जो हैं वो सब डिवीज़न में आई सबसे पहले, और स्टेम किस में आई, इस ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि लीफ जो है वो किस सब डिवीज़न में पाया जाता है ट्रैकियोफाइट्स में, ये इंपॉर्टेंट बात है। कि जैसे आप एग्जांपल ले लें कि जो लीफ है वो लाइकोप्सिडा में जो है वो आया हुआ था। इसी तरीके से आपको ऐसे इंपॉर्टेंट बातें याद करनी है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर आपने जो प्लांट्स के नेम्स याद करने हैं ना, कि जैसे
लाइकोप्सिडा में उनके एग्जांपल्स आ गए, ऐसे ही आपको सिनोप्सिडा के जो एग्जांपल्स आ गए उनको आप जो है वो फिगर के साथ लिख लीजिएगा कि जैसे सेलेंजिनेला है तो उसकी फिगर है कि वो किस तरीके से दिखता है, ऐसी वाली इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ सीड है तो ये आपको आना चाहिए कि किस पीरियड में हुआ और हेटेरोस्पोरी क्या होती है और ये कब हुई, ये आपको इंपॉर्टेंट बातें आनी चाहिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि एक चार्ट दिया गया है, जिस एक टेबल है जो आपको इंपॉर्टेंटली आना चाहिए। जो जिम्नोस्पर्म्स है उसमें एक आप देखेंगे कि वहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स की जो फिगर बनी हुई है लिविंग साइकेट की, उसके नीचे जो है वो एक टेबल है जिसमें आपको जिम्नोस्पर्म्स की कुछ डिविजन्स बताई गई हैं। ये डिविजन्स आपको आनी चाहिए, इनके नेम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो लाइफ साइकिल थी, इससे पहले फर्न्स की लाइफ साइकिल आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको आनी चाहिए कि इसमें जो हाईलाइटेड टर्म्स है ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स का जो मेन डिफरेंस है जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो इसकी कुछ लाइफ साइकिल्स बताई गई हैं ना, इसमें भी ये इंपॉर्टेंट बातें कौन सी वाली कि ये होती किस तरीके से है, ये आपको अब यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। पोलन ट्यूब क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होती है, ये वाली इंपॉर्टेंट बातें, इनकी जो रिलेटेड टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है एंजियोस्पर्म्स में, जहाँ पे आपको टिपिकल फ्लावर के पार्ट्स बताए गए हैं। ये पार्ट्स आपको लाजमी आने हैं कि फिगर में ये किस तरीके से दिखते हैं, इनका काम क्या होता है और इसमें कौन सा फंक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट बातें आपको ज़रूर आनी है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू है, ये भी आपको आना चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एमसीक्यू आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और इसमें होता क्या है, ये आपको आना चाहिए, सही है। उसके बाद जो है वो आपकी फैमिली से स्टार्ट हो जाती हैं, रोज़ फैमिली, पोएसी फैमिली, ये सारी फैमिलीज़ में आपको इंपॉर्टेंट बातें कौन सी याद करनी है। सबसे पहली बात कि इनका दूसरा नाम क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनका फार्मूला, तीसरी इंपॉर्टेंट बात इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, चौथी इंपॉर्टेंट बात है उसमें नेमिंग्स आते हैं इनके बॉटनिकल नेम्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। अब फार्मूला के लिए आपके लिए जनरल ट्रिक होती है कि इसमें जो फार्मूलाज है सारे के सारे वो उसमें याद करने वाली कौन सी चीज़ है, इसके एंड्रोशियम के जो है वो नेम्स, क्योंकि इस इन सब में जो बदली हुई चीज़ होती है वो एंड्रोशियम होती है। तो जब आपको एंड्रोशियम के जो है वो नंबर पता होता है कि रोज़ेसी में इतने होते हैं, पोएसी में इतने होते हैं, तो वो आपके लिए फार्मूला जो है आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है क्योंकि फार्मूला वो एग्जैक्ट बुक से ही उठा के देते हैं। उसके बाद इसकी स्पीशीज़ हैं जनरल, ये इतना याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। उसके बाद जो है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको आनी चाहिए कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कौन सी। और इसके बाद जो इसके नेम्स है, बॉटनिकल नेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम दोनों याद करने आपने, इसी तरीके से आपकी फैमिलीज भी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 आता है। चैप्टर नंबर 10 में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो टर्म्स दिए गए हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि इसमें रेडियल सिमेट्री कौन सी रखते हैं, सिलोमेट कौन से हैं, सिलोमेट कौन से हैं, बायोटिकल सिमेट्री क्या होता है और किसमें होती है किंगडम्स में। आप जब लास्ट वाली टेबल देखते हैं ना चैप्टर 10 की, उसमें सब ये चीज़ें लिखी होती हैं किस किंगडम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन फिर भी आपको चैप्टर पढ़ना होता है क्योंकि बहुत सारे से हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी सी बातें होती हैं जो आपको उस टेबल में नहीं मिलती। जैसे कि यहाँ पे जो क्लासेस दिए गए हैं वो आपको नहीं मिलते, उनके एग्जाम्पल्स, उनके अंदर के एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी आपको याद करने होते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस मिलती है जिसको आप बोलते हैं कि डेवलपमेंटल पैटर्न, कि जिसमें पहले जाइगोट होता है, फिर क्लीवेज बनता है, फिर मॉड्यूलर प्लस, सारी सीक्वेंस आपने याद करनी है और फिगर के साथ आपने याद करनी है। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको ये आना चाहिए कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, इनके जनरल कॉन्सेप्ट्स ये आपको आने चाहिए। उसके बाद इसमें किंगडम कौन से आ जाते हैं तो आपको टेबल से पता लग जाता है। उसके बाद बात करते हैं फाइला की। फाइला में आपको क्या इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है कि किसकी कितनी स्पीशीज़ आती हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट स्पीशीज़ के हवाले से लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ आती हैं, सबसे कम स्पीशीज़ किस में आती हैं, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, ये आपको इंपॉर्टेंट बातें आनी चाहिए। उसके बाद इसमें जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं इससे रिलेटेड वो आपको आनी चाहिए और इनकी जो क्लासेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लासेस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें आपको खास आनी चाहिए। और जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके कि कौन सा सिस्टम किस वाले फाइलम से स्टार्ट हुआ है और इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपको टेबल से ही अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं। बाकी इनमें से जो पढ़ने की चीज़ें वो यहाँ के जो मैं बता रही हूँ वो आपको पढ़नी है यहाँ से कि क्लासेस कौन से हैं, उसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं और उसमें जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं वो आपको इंपॉर्टेंटली आनी चाहिए और प्रोडक्शन आपको आनी चाहिए कि सेक्चुअल है, ये वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इनकी जो फिगर्स हैं वो लाजमी आपने देखनी है कि जैसे कि अगर स्पंजेस में साइकॉन है तो उसकी वो शक्ल से दिखता कैसे है, क्योंकि इनकी जो शक्लें हैं ना वो आपने अच्छे से पहचानी नहीं है कि अर्थवॉर्म इस शक्ल का होता है, साइकॉन इस शक्ल का होता है और वो फलां क्लास में आता है और ये फलां क्लास जो है फलां फलां से ताल्लुक़ रखता है, ये इंपॉर्टेंट बातें आपकी। उसके बाद जो इसमें लास्ट जो टेबल दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स को पता लग जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है और जो बातें पढ़नी है उन्होंने आपको वो बातें बता दी हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का रखता है, चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की मैंने आपको पहले भी बातें बताई हुई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे जो है वो MCQs लाजमी लिए जाते हैं और विद जो डायग्राम्स हैं वो भी लिए जाते हैं। और इनमें खासकर बातें कौन सी कि 11 जो चैप्टर है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, उनकी में जो साइकिल्स हैं वो वाली बातें तो आपको पूरी की पूरी साइकिल आपको आनी चाहिए कि किस स्टेप में क्या होता है, ये स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोसोल में होता है, कहाँ पर होता है, इसमें कितनी एनर्जी खर्च होती है, कितनी ATP हमको मिलती है, ये बहुत लाजमी चीज़ें हैं जो आपको सारा चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ पूरा का पूरा आना चाहिए।
चाहिए। तो इस चैप्टर में तो स्किप करने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सारी बातें हैं वो सारी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट फिगर्स आपको आने चाहिए, क्योंकि इसकी जो फिगर्स हैं जैसे क्रेब्स साइकिल की फिगर हो गई, बेंसल कैल्विन साइकिल की जो फिगर है, ये वाली जो फिगर्स है ना, डार्क क्रिएशन के इलेक्ट्रिशियन की फिगर जो यहाँ पे दी गई है पूरा सर्कल बना के, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। और कॉन्सेप्ट इनको होगा तो ये फिगर्स जो हैं वो उनको ज़रूर समझ आ जानी है। ये सारी आपको आ गई, ये सारा का सारा चैप्टर आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ना है। अब बात आती है चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 में कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं? तो चैप्टर नंबर 12 में सबसे पहले जो यहाँ पे कुछ आपको बताए गए हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, इनका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, और उसके एग्जांपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद जो है वो कुछ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब इसमें आपको पढ़ने वाली क्या चीज़ें, जो आप यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको मिनरल्स बताए गए हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। इनमें कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें कि जैसे जो है वो जैसे टिल्टिंग किसका जो है फीचर होता है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्लोरोसिस क्या होती है, ये खास जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना इनकी, ये आपको यहाँ पे आनी चाहिए। ज़्यादा इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं आएगी। उसके बाद जो यहाँ पे प्लांट्स बताए गए हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट। अब इनके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, नथिंग मोर। लीव्स हैंड में नहीं है, रूट हैंड में नहीं है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्शियल रूट स्टेम में इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। और जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि यहाँ पे एग्जांपल आया था कि पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो अब लोरेंथस किस में आता है, तो आपको अगर ये पता होगा कि पार्शियल स्टेम पैरासाइट में आता है, तभी आप एमसीक्यूज कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जैसे कार्निवोरस प्लांट्स, पिक्चर प्लांट्स, इनके भी एग्जाम्पल्स आने चाहिए विथ फिगर आपको आनी चाहिए। पिक्चर प्लांट जो है वो किस तरीके का दिखता है, ये बातें आपको आनी चाहिए। और उसके बाद आ जाती है होलोजैक न्यूट्रिशन। अब होलोजैक न्यूट्रिशन में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, ये सारी सीक्वेंस आपको आनी चाहिए कि पहले इंजेक्शन होती है, फिर डाइजेशन होती है, और डाइजेशन क्या होती है, इंजेक्शन क्या होती है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट बातें कि टाइप्स ऑफ डाइजेशन आपको मिनी रहनी चाहिए। उसके बाद जो है वो सेक लाइक डाइजेशन कौन सी होती है, ट्यूब लाइक डाइजेशन कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। और ट्यूब लाइक किन में होती है, सेक लाइक किन में होती है, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन के थोड़ी बहुत पॉइंट्स हैं, एसिमिलेशन के थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, आपको आना चाहिए। उसके बाद न्यूट्रिशन जो आती है एमोबा, हाइड्रा, प्लिनेरिया और कॉकरोच में। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि इनमें न्यूट्रिशन किस टाइप की होती है, ये इंपॉर्टेंट बात, और किस तरीके से होती है, थोड़ा इनके जनरल कॉन्सेप्ट, बस ये वाली बातें कि जैसे हाइड्रा जो है वो हेटरोट्रॉफ है, आइटोट्रॉफ क्या होती है, इसमें एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, इंट्रासेलुलर होती है, ये वाली इंपॉर्टेंट बातें आपको आनी चाहिए। उसके बाद हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार वो फिगर देख के पूछ भी आप सकते हैं कि किस पार्ट में जो है वो हाइड्रा की जो डाइजेशन वो होती है, सबसे पहले स्टार्ट होती है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद जो है न्यूट्रिशन प्लेनेरिया, तो वो भी आपको पता चाहिए कार्निवोरस है, ऑमनिवोरस है, क्या है, हेटरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ क्या है, और इसके अलावा ये इसकी ग़िज़ा है क्या, इसकी डाइजेशन ट्यूब लाइक है, सेक लाइक है, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, ये आपको पता होना चाहिए। कॉकरोच का भी, आप कॉकरोच की जहाँ न्यूट्रिशन की बात आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो हाइलाइटेड टर्म्स आ जाते हैं ना ये आपको इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। और इसमें एक सीक्वेंस बताई गई है, वो सीक्वेंस आपको याद करनी है कि पहले फेयरिंग्स में जाता है, फिर इसोफेगस में जाएगा, कि गिज़र्ड में जाएगा, फिर फोर गट, मिड गट, और इसके जो पार्ट्स बताए गए हैं कि फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, इनके दूसरे नाम, और ये कहाँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इनमें कौन कौन से इसके पार्ट्स आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी सारी सीक्वेंस की पहले कहाँ जाएगा इसका फुट, फिर किस पार्ट में जाएगा, फिर किस पार्ट में जाएगा, ये सारी सीक्वेंस आपको आनी चाहिए इसमें। उसके बाद जो है ह्यूमन डाइजेशन। अब ह्यूमन डाइजेशन में आपको एक एक चीज़ यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़नी है कि ओरल कैविटी में जो आपके टीथ के जो टाइप्स बताए गए हैं, उसके बाद जो फार्मूला है इसका सारा किस तरीके से बनता है, और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फिगर, पहली वाली फिगर जो डाइजेशन सिस्टम में मेन पूरा दिखाया गया है पार्ट्स को हाईलाइटेड करके कि फला पार्ट को क्या बोलते हैं, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरी फिगर को आपको देखना है। और दूसरे यहाँ पे जो टीथ की जो यहाँ पे फिगर दी गई है कि कैनाइन कौन से होते हैं, मोलर कौन से होते हैं, साइजर कौन से होते हैं, ये सारी फिगर आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिजीज़ का जिक्र है जिसमें इन्होंने बताया कि डेंटल कैरीज क्या होती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट के साथ अपनी डिजीज़ पढ़नी है। फार्मूला आपको जिसमें मैंने बताया आपको याद करनी है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी है कि चेन के लिए कौन से यूज़ होते हैं, साइजेस यूज़ होते हैं कि कैनाइन यूज़ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टर्स याद करने हैं आपको। फिर टंग में इसकी कुछ ग्लैंड्स आ जाते हैं, ग्लैंड्स का आपको नाम पता होना चाहिए, इनका काम क्या है ये पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक एंजाइम होता है अमाइलेज, स्लेवरी अमाइलेज का आपको पता होना चाहिए, और जो हमारे अमाइलेज जो है उनका आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फिगर दी गई है, इस फिगर को आप देख लीजिएगा, जिसमें इस फिगर में बताते हैं कि स्वॉलिंग किस तरीके से होती है फुट की, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है वो ये है कि जब हम फूड लेते हैं माउथ में तो एपिग्लोटिस बंद होता है, खुला हुआ होता है, और किस वक्त जो एग्लोटिस ओपन होगा या क्लोज होगा,
इसकी जो है फिगर के हिसाब से आपको उसको देखना है। ये कॉन्सेप्ट हमने रखना है कि ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं। उसके बाद ईसोफेगस है, उसमें पेरिस्टाल्सिस और एंटी पेरिस्टाल्सिस का पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके साथ। इस फिगर के साथ आपको उसको देखना है कि क्या होते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब स्टमक की बात होती है, स्टमक तो पूरा इंपॉर्टेंट है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये तीनों जो यहाँ पे आपको पार्ट्स बताए गए हैं, ये आपको फिगर के साथ देखने हैं और हर चीज़ इसकी याद करनी है, चाहे हाइलाइटेड टर्म्स हों या इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है स्टमक। इसके पार्ट्स, इनमें किस तरीके से डाइजेशन होती है वो वाली, और इसमें एंजाइम्स कौन से यूज़ होते हैं वो इंपॉर्टेंट, ये सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और किन किन चीज़ों की यहाँ पे डाइजेशन होती है और फैट्स जो है वो कहाँ पे मोस्टली डाइजेस्ट होते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो यहाँ पे बात कहते हैं ना कि इलियम इतने जो है मीटर्स का जो है लॉन्ग है, तो ये मीटर्स आपने याद करने हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपको इसी तरीके से याद करना है और फिगर्स के साथ आप याद कीजिएगा। लिवर और पेनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सारा पढ़ना है आपने। उसके बाद यहाँ पे एक समरी दी गई है डाइजेस्टिव सीक्रेशंस की। अगर आपने वो वाले टॉपिक्स जो है एंजाइम इनके अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो ये आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो डिसऑर्डर्स आते हैं, अभी डिसऑर्डर्स पूरे के पूरे पढ़ने आपने, इसकी एक एक पॉइंट पढ़नी है आपने कि इन डिसऑर्डर्स का काज कौन सा है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनमें होता क्या है और किस तरीके से फैलते हैं या होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट सारे आपने याद करना है। ठीक है, उसके बाद पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के आखिर में भी कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन से जो है वो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया कौन सी बीमारी फैलाता है, वायरस कौन सी फैलाता है, फंडाई कौन सी फैलाता है, ये सारी आपने पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 13 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 13 जहाँ पे हमें गैसेस एक्सचेंज के बारे में पता चलता है। गैसेस एक्सचेंज में आपने पहले जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें आ रही हैं कि गैसेस एक्सचेंज होती हैं ऑर्गेनिज्म में, उसमें किस तरीके से होती हैं कि पहले मेंटेनेंस ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है या कौन से फैक्टर्स हैं जिसको अफेक्ट करते हैं, डिपेंड होती है, ये फैक्टर्स हमें याद करनी है। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी मीडिया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी पढ़ना है आपने। फिर बात आती है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना है कि स्टोमेटा किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसमें किस तरीके से ओपन होता है, क्लोज होता है, किस तरीके से इसमें होती है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है, किस तरीके से होती है। और यहाँ पे जो एक इक्वेशन दी गई है कि रोबिस्को एंजाइम जो यूज़ होता है, ये आपको 11 चैप्टर से रिलेट करके थोड़ी पढ़नी है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि जिसका जो चैप्टर 11 अच्छा पढ़ा होगा ना तो वो उसको ये फोटो रेस्पिरेशन और टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से आएगा। उसके बाद गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स है, तो उसमें आपको किस तरीके से याद रखनी है कि हाइड्रा में किस तरीके से होती है, डिफ्यूजन होती है या क्या होती है, ऐसे, और कौन सा जो ऑर्गन होता है वो उसके रिस्पायरेशन के लिए होता है, तो उसमें तो कोई खास ऑर्गन होता नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात हमने याद करनी है, किस ऑर्गन से ही करते हैं रिस्पायरेशन लेते हैं और किस तरीके की रिस्पायरेशन में होती है। जैसे कि आपने अर्थवॉर्म पढ़ा तो अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू होती है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करनी है। उसके बाद जो है वो कॉकरोच के आपने इंपॉर्टेंटली याद रखनी है और इसका पूरा सिस्टम आपने याद रखना है। जिस डाइजेस्ट सिस्टम हमने याद रखना कि पहले उसने पेरेंट्स में लिया, फिर कहाँ गया इसका फूड, इस तरीके से आपने रिस्पायरेशन की भी पूरी एक सीक्वेंस इसकी याद करनी होती है। इसमें कुछ पेयर्स बताए गए होते हैं स्पाइरकल्स के कि किस तरीके से लेते हैं, आपको आना चाहिए। उसके बाद जो है वो फिश का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि करंट फ्लो क्या होता है, काउंटर करंट फ्लो क्या होता है, फ्रॉग का आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बातें। और अब जो बात इंपॉर्टेंट वाली आती है ना वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन पूरा फिगर के साथ आपने करना है और इसमें सारे ही आपने इंपॉर्टेंट बातें करनी है और इसकी सीक्वेंस पूरी तरीके से याद करनी है कि पहले फेयरिंग्स पे लेयरिंग्स में जाएगा, फिर कहाँ लंग्स के बाद कहाँ जाएगी वो हवा हमारी, ये सारी जो है वो आपने याद करनी है। उसके बाद लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर याद करना है आपने, फिगर के साथ याद करना है। और जो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, इनमें आपने फिगर के साथ आपने देखना है कि ये डायग्राम बहुत दफ़ा इन्होंने दिया गया है कि इनमें जो है वो डायग्राम फ्लैट हो जाता है या डोम शेप हो जाता है और किस में अपवर्ड मूव करती हैं और इनमें जो है वो किस में जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन किस में होती है और रिलैक्सेशन के वक्त क्या होगा, ये सारी चीज़ें अपनी याद करनी है। फिर रेट ऑफ ब्रीथिंग में वॉलंटरी इनवॉलंटरी कंट्रोल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से होता है आपको पता होना चाहिए। डिसऑर्डर्स आपने सारे ही करने हैं इंपॉर्टेंट तरीके से, कि उसमें आपको डिसऑर्डर्स बताए गए, अस्थमा क्या होता है, फेजिमा क्या होता है, किस तरह से फैलते हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद जो है वो लंग कैपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें कितनी कैपेसिटी होती है ये इंपॉर्टेंट, और कौन कौन से इसके टाइप हैं, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, रेजिडुअल कैपेसिटी आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड मेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने सारे ही करना है। हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के जो है वो कितनी कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन लेने की इनमें, और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद करिएगा। इसमें जो लास्ट में इक्वेशंस बताई गई है ना कि वाटर जो होता है आरबीसीज का, वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट करता है, किस जो है वो आयन से मिलकर करता है, ये सारी इक्वेशन के हिसाब से आपने पढ़नी है उसको। उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं आपके वो आपको पता होनी चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होती है, ऑस्मोसिस क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो मैंने आपको पहले भी चैप्टर में बताया सेल वाले में कि ये इनका थोड़ा जनरल कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। अब इनको आपने प्लांट्स के हिसाब से भी देखना है कि उनमें किस तरीके से होती है, अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो किस तरीके से होती है, डिफ्यूजन की बात किस तरीके से होती है। इसमें जो यहाँ पे एक फिगर दी गई है आपको जिसमें ऑस्मोसिस की जो फिगर है, ये फिगर देख लीजिएगा, ये लाजमी एक दो दफ़ा दी हुई है उन्होंने। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जैसे वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, ये टर्म्स पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको पता होने चाहिए।
उसके बाद ये जो टर्म्स आते हैं फिर वाटर और मिनरल्स अपटेक बाय रूट, ये सारा आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है और इसमें किस तरीके से जो है वो पानी पहुंचता है, और सेलुलर पाथवे क्या होता है कि सेल के थ्रू किस तरीके से पानी जाएगा। ये सारे पाथवे आपको कॉन्सेप्ट के साथ आने चाहिए। उसके बाद जो है वो वेसल्स की थोड़ी सी बात की जाती है। इसमें आपको डायमीटर पता होने चाहिए और इसके डायमीटर्स अपने लाजमी याद करने हैं, और कितने टाइम किस में ज़्यादा कैपेसिटी होती है ये भी पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे जो थ्योरीज दी गई हैं कि रूट प्रेशर थ्योरी और एडिशन कोएफिशिएंट थ्योरी, ये किसने दी हैं, क्या होता है इनमें, ये दोनों आपको आने चाहिए। ट्रांसपैरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपैरेशन क्या होता है, स्ट्रोमल ट्रांसपैरेशन कितनी % होती है और क्या होती है, ये आपको इंपॉर्टेंटली आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताया गया है, उसकी क्लोजनिंग और ओपनिंग का मैकेनिज्म बताया गया है। इस पर इनके फैक्टर्स आप याद कर लीजिए कि इनके इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और ट्रांसपैरेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्टेड होते हैं, ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए कौन से होते हैं। उसके बाद जो है वो जहाँ पे जो टर्म्स दिए गए हैं कि जैसे ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ये सारी याद करनी है आपने। इसमें क्या आपने याद करनी है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास कि अपलोडिंग क्या होती है, और सॉरी फ्लोएम अनलोडिंग क्या होती है और फ्लोएम लोडिंग क्या होती है। कॉन्सेप्ट आपको आ गया, आपका एमसीक्यूज हो जाएगा। उसके बाद कुछ मैकेनिज्म्स हैं, और इसमें यहाँ पे जो साइंटिस्ट के नेम दिए गए हैं ये आपको आना चाहिए कि प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस ये किसने दिया और इसमें होता क्या है। अब ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, इसमें भी आपके मेन उठाए यही गए हैं, हाइड्रा प्लेनेरिया, इसमें आपको सिर्फ टाइप पता होना चाहिए और इसमें ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें कुछ जनरल जो है वो करैक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, ये लाजमी आपने करने हैं। उसके बाद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका मेन डिफरेंस क्या है, इसमें खास खास चीज़ें क्या हैं, ये आपने देखनी है। और यहाँ पे जो चार्ट दिखाया गया ना कॉकरोच और अर्थवर्म का, ये सारा ही आपने लाजमी इसको देख लेना है। उसके बाद जो है वो कुछ इसमें टाइप्स दिए गए हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है कि जैसे फिश में जो है वो क्या होता है, उसमें सिंगल सर्किट प्लान किस तरीके से चलता है, और उनकी जो हार्ट्स के चैम्बर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद कीजिएगा कि किस में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, डबल सर्किट प्लान किस में होता है, ये इनके एग्जांपल्स ये इंपॉर्टेंट है, और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ये किस में होता है और कंप्लीट किस में होता है, ये सारी चीज़ें हमने याद करनी है। और एक सिक्वेंस से आपने याद कर लेनी है कि जैसे पहले जो है वो हार्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो क्या होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन वो क्या होती है, और इसमें जो हमारी ब्लड है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, और एवोल्यूशन में आपने देख लेनी है, एवोल्यूशन में भी आपको क्या याद करना है, एवोल्यूशन में ये जो सारी पॉइंट्स दी गई हैं ना कि रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट थी, उनके सेप्टा ये कंप्लीट नहीं था, तो ये सारे याद करने हैं आपने। उसके बाद ट्रांसपोर्टेंट मेन में इन्होंने आपको सारा ब्लड का जो है वो एक बातें बताई हुई हैं कि रेड ब्लड सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सारे आपने इंपॉर्टेंटली करने हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ ब्लड आपको पता होने चाहिए कि इसके होते कौन से हैं। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट जो ऊपर से हाइलाइटेड वर्ड्स है ना कि ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स करता है, ये इंपॉर्टेंट बातें हमको आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है वो उन्होंने एक डिजीज़ का बताया हुआ है कि ल्यूकेमिया क्या होता है, थैलेसीमिया क्या होती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, हार्ट का जो सारा स्ट्रक्चर आपने कर लेना है, विद फिगर के साथ करना है कार्डियक साइकिल भी पूरी फिगर के साथ, हार्ट बीट। अब ये यहाँ से जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, हार्ट जो है वो हार्ट से वो सारा ही आपने कंप्लीट सारा ही करना है, उसके हिसाब फिगर के हिसाब से करना है आपने। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज वेसल्स, इनका मेन डिफरेंस, और उसके बाद जो आपकी इम्यूनिटी का जो आता है लिम्फेटिक सिस्टम जो आप यहाँ पर बताया गया है, और कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर CVD, ये पूरे ही आपने करने हैं। ये सारा ही यहाँ से आपने एक एक पॉइंट के साथ उसको पढ़ना फिगर के साथ आपने इसको सारा कंप्लीट करना है इस चैप्टर को, और एक्सरसाइज और की पॉइंट्स आपने लाजमी करने हैं। तो इसी के साथ जो है वो आपके फर्स्ट ईयर का जो ओवरव्यू है, जो लास्ट 3 ईयर पास पेपर के बेसिस पे जो मैंने आपको दिया कि लास्ट 3 ईयर के जो आपके पास पेपर्स हैं उनमें जो मोस्टली जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक से लिए जाते हैं मैंने आपको बताया कि इनसे लिए जाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।